हेलो एवरीवन। तो ये है इसरो का 2019 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर। तो हम इसे मिल के आज सॉल्व करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है ये शेडेड ट्रायंगुलर रीजन जो दिया गया है, इसके ऊपर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस शेडेड एरिया पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं। तो यहाँ पर y की वेरिएशन किससे होएगी, ज़ीरो से लेकर। अगर हम यहाँ पर y लिखने की कोशिश करें तो -1/2 इसका स्लोप आ रहा है, x प्लस इंटरसेप्ट जो आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पर जो इसकी y का वेरिएशन होएगा वो यहाँ तक होएगा। तो अब जो फाइनल इसको इंटीग्रेशन को लिखेंगे हम, जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं y, इसका वेरिएशन 0 से लेकर -x/2 + 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं x डॉट, अंदर लिख सकते हैं dy, बाहर dx, और x की लिमिट्स जाएंगी 0 से 2 तक। इसके बाद इसको जब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा y²। उसके अंदर जब ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, y² 2 बन जाएगा ना इसका। फिर इस वैल्यू को, जो इसकी लिमिट्स हैं, इसको पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x² / 4 + 1 - x इंटू x हमारे पास है ही बार। इसको 0 से 2 तक करना है। इसको फर्दर लिख के इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो बन गया x4 / यहाँ पर एक 1/2 भी बाहर आया हमारे पास, जो y² 2 का था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको 1/2 को बाहर लिख देते हैं, 1/2, और इंटू लिमिट्स में मिल जाएगा x4 / 16 प्लस x² / 2 माइनस x³ / 3। ये हो जाएगा, लिमिट्स लगा देंगे 2 से 0 तक। 1/2 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 8/3। ये वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये वैल्यू आ गई 3 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 8 1/3। तो 1/3 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/6। तो इस क्वेश्चन का आ गया आंसर 1/6। ये है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि निकालना है हमें डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू इट ऑन द सरफेस। ये तो सरफेस हमें दिया गया है z² = 1 + xy। तो अब कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर, सिंपल। तो इसमें अगर हम z की वैल्यू पुट कर दें उस इक्वेशन से, ये वाली से, तो ये आ जाएगी +1 + xy। ये है हमारा डिस्टेंस। अब क्या है कि इसने ये भी कहा गया है कि पॉइंट नियरेस्ट टू इट। तो अब नियरेस्ट निकालने के लिए हम इसका ये डिस्टेंस का मिनिमा निकाल लेंगे। अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो पहले इसको
पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के विद रिस्पेक्ट टू, फिर करेंगे y के विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें जो है ये स्क्वायर रूट, इसको आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो सेम ही होएगी। तो इसका अगर आप इसी फंक्शन का डी ऑफ डिस्टेंस बाय डेल एक्स निकालेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे 0, फिर डेल ऑफ डिस्टेंस बाय डेल ऑफ वाई निकालेंगे 0। तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू सेम आ जाएगी और y की 0। तो वो वैल्यू अगर हम इसमें डिस्टेंस में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 + 0 + 1 + 0, फिर आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ये 1। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 0 द फंक्शन। अभी फंक्शन जो दिया गया मोड ऑफ एक्स, इसको कैसे बना सकते हैं हम। मान लीजिए ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स है। तो मोड ऑफ एक्स कैसे बनेगा कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है उस टाइम भी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो फंक्शन कुछ इस तरीके का आता है। तो इसने पूछा ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 ये क्या है। तो ये पॉइंट मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। ये एक्चुअल में इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसलिए इसका आंसर है ये बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछा गया हमारे से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें क्या करें, फॉर्मूला क्या है, तरीका है। तो x प्लस वाई को हम ले लेते हैं t, तो ये आ जाएगा dx क्या आएगा, इसको अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दे तो आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉस टी। इस 1 को अगर यहाँ पे लेकर चल गए हम तो ये हो जाएगा, थोड़ा और अरेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस टी बन जाएगा तो डी एक्स। अब इस 1 प्लस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा और फर्दर इसको करें तो ये लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो अब इसको बेसिकली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सेक स्क्वायर टी बाई 2 का आएगा 10 स्क्वायर टी बाई 2 और 1/2 ऊपर जाके ये 1/2 कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर tan t बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कट कर देंगे, वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई, तो आंसर आ जाएगा ये डी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज रिक्वायर्ड। तो इसमें सिंपल है कि जो हमारा 2 वॉट मीटर मेथड होता है ये मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में आपने पढ़ा होगा, उसमें निकालते हैं। उसमें अगर 3 फेज जो हमारी पावर होती है वो आती है
द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट वॉट मीटर प्लस रीडिंग ऑफ द सेकेंड, और जो 3 फेज हमारी Q आती है वो आती है √3 P1 माइनस P2। ये दोनों रीडिंग्स ऑफ द वॉट मीटर है, तो इसका आंसर है कि 2 से निकाल सकते हैं हम। सबसे कम से कम 2 तो चाहिए 3 फेज पावर के लिए। 6th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर विद कॉन्स्टेंट आउटपुट पावर विल हैव टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका सिंपल सा ये है कि हम जानते हैं पावर जो है वो होती है टाउ इनटू ओमेगा। तो अगर ये बोल रहा है कि भाई कांस्टेंट आउटपुट पावर है, तो टाउ और ओमेगा का कैसा रिलेशन होगा? ये हुआ ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/ओमेगा। तो बस ये आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है कि एक करंट इम्पल्स को कैपेसिटर से फोर्स किया गया है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है? 1/C IC/t dt। 1/C कर दिया। IC की वैल्यू क्या दी है इसने? 5 इम्पल्स ऑफ डेल्टा t, और इसका इंटीग्रेशन है dt। अब ये तो सिंपल सी बात है, हम क्या जानते हैं इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनिट स्टेप। तो 5/C ut, ये आंसर हो गया इसका। बस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है कि टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय 3 फेज AC सप्लाइड टू अ बैलेंस्ड RL लोड। तो RL लोड जब है, जब हमारे पास मान लीजिए कि अगर आपकी वोल्टेज उस सर्किट में मान लीजिए V है समथिंग VM cos ओमेगा t, तो I जो होगा आपका, इसको लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, I होगा IM cos ओमेगा t माइनस समथिंग ऑफ I, है ना। तो अब क्योंकि आपके पास RL लोड है, अगर सिर्फ L लोड होता तो फाई की वैल्यू हो जाती 90 डिग्री। तो इसकी पावर क्या आएगी? VI। अब क्योंकि आपके पास 3 फेज़ है तो आप उसको 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट वो क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसको नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब इसको जैसे लिखेंगे हम तो ये आएगा VM IM cos ओमेगा t और cos ओमेगा t माइनस फाई। ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी cos ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस फाई बाय 2 प्लस cos, इसका माइनस कर देंगे, ये आ जाती 5/2। तो आपने साफ देख रहे हैं कि ये VM IM तो बाहर है ही हमारा, पावर की जो वैल्यू आती है वो ये आती है। तो इसमें क्या है कि ये DC टर्म हमेशा रहेगी। तो इससे क्या होता है कि इसकी एवरेज वैल्यू नॉन ज़ीरो रहती है। और अगर हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर सिर्फ L लोड हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो उस केस में हमारी पावर की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये क्योंकि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, तो जो पावर होएगी वो हमारी पल्सेटिंग होएगी विद सम नॉन ज़ीरो वैल्यू। नॉन ज़ीरो एवरेज वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, और ये पल्सेटिंग होएगी 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारे ओरिजिनल वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी से उसे 2 टाइम्स आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पल्सेटिंग विद नॉन ज़ीरो एवरेज वैल्यू। ये आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9th, उसमें दिया हुआ RMS वैल्यू है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। VT दिया गया है 8 + 6 cos 3t। RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? RMS वैल्यू के लिए करते हैं ये DC वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जो है ये क्योंकि मैक्सिमम है इसका निकालेंगे RMS 6/√2 इसका स्क्वायर, ये होगी 64 प्लस 36/2, 64 प्लस 18, ये आ गई वैल्यू √82 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10th, जिसमें दिया गया है कि ये जो वैल्यू है ई के ऊपर वेक्टर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सिंपल सी बात है, इसको यूँ भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी, ये है हमारा डाइवर्जेंस, ये है कर्ल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि वो सर्कुलर फील्ड नहीं होती तो वैसे भी उसका कर्ल की वैल्यू होती है 0। अगर और उस वो भी नहीं आ रहा समझ, तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज़ ऑलवेज 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्लांट यूज़ फैक्टर। प्लांट यूज़ फैक्टर सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, जो भी एक प्लांट के अंदर जनरेट हुई, अपॉन प्लांट की कैपेसिटी इनटू जितने टाइम के लिए प्लांट ऑपरेट हुआ। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि दो सिंक्रोनस मशीन्स है, मान लीजिए मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये सेम स्पीड पे रन कर रही हैं और एक इंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये बोल रहा है कि मशीन ए इज़ सप्लाइंग एक्टिव पावर टू मशीन बी। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है वोल्टेज की, ये एंगल इस पे है, ये है इस पे del2 पे। तो अगर एक्टिव पावर सप्लाई हो रही तो हमेशा याद रहे कीजिएगा कि अगर ए से बी में एक्टिव पावर फ्लो हो रही है, एक्टिव पावर, तो एंगल ऑफ del1 यानी कि ए का एंगल, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ये एक्टिव पावर के लिए फ्लो। और अगर रिएक्टिव पावर फ्लो देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन में दिया गया वो हो रहा है मशीन बी से ए में फ्लो। तो यानी कि मशीन बी ओवर एक्साइटेड है। तो इससे क्या समझ आएगी, वी बी की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो वी ए से ज़्यादा है, ये ओवर एक्साइटेड है क्योंकि ये रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रही है, और ये अंडर एक्साइटेड है। तो इसमें ये वाला आंसर सही हो गया हमारा। अगर इसने पूछा होता एक्टिव पावर के लिए और एक्टिव पावर दी हुई है जैसे इसने, और अगर ये पावर एंगल्स के बारे में पूछता तो ये लगा देते कि ए का एंगल उससे बी से ज़्यादा होगा। अब 13th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक 90 मेगावाट एक मशीन की रेटिंग है, 11 किलोवोल्ट पे वो ऑपरेट कर रहा है जनरेटर, उसका इनर्शिया कांस्टेंट। अब इनर्शिया कांस्टेंट से सीधा हमें याद आता है, इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर अपॉन 3 फेज रेटिंग ऑफ द मशीन। तो यहाँ पर सीधा सा है कि 3 दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी अपॉन में 90 मेगावाट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 3 270 मेगा जूल। इसका आंसर हो गया, बस सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोह रिले जो हमारी पावर सिस्टम में रहती है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा है कि मोह जो होती है वो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज़ होती हैं। पावर ट्रांसफार्मर में कौन सी होती हैं, इसमें आपकी डिफरेंशियल हो सकती है, ओवर करंट और बक होल्ड्स, ऐसा आपने नाम सुना होगा अगर आपने पढ़ा है तो। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है इम्पीडेंस रिले, बस बार्स में डिफरेंशियल रिले। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसका आंसर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, HVDC होमोपोलर लिंक। तो ये हम जानते हैं, ये आपको पढ़ना होगा, ये वैसे एक्चुअल में ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसका क्या होता है कि मोनोपोलर HVDC लिंक जो है वो होता है वन कंडक्टर ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। अब ये नेगेटिव पोलैरिटी क्यों होती है, कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए होती है। उसके बाद आता है हमारा बाईपोलर लिंक। बाईपोलर लिंक होते हैं टू कंडक्टर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। अब इसमें फ़ायदा तो होता है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें ज़्यादा रेडियो इंटरफेरेंस होता है। फिर थर्ड टाइप आता है होमोपोलर लिंक।
इसमें क्या होता है कि 2 कंडक्टर यूज़ होते हैं और बोथ आर ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 कंडक्टर्स ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यू टू लो इंटरनल जनरेशन इज जीटीओ हैज़। तो जीटीओ के बारे में आप सब जानते हैं। जीटीओ में एक्चुअली जो इंटरनल जनरेशन होता है उससे जो गेट वैल्यू है, जो मतलब गेट करंट रिक्वायर्ड होता है टू टर्न ऑन द जीटीओ इज़ हायर देन व्हाट इज़ इन अ कन्वेंशनल एससीआर और अ थायरिस्टर। तो जिससे कि क्या होता है कि जीटीओ का लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट दोनों ही हाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये है। इससे ये भी बोल सकते हैं कि जीटीओ का ऑन स्टेट पावर लॉस थोड़ा ज़्यादा रहता है एससीआर के कंपैरिजन में। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है कि 3 फेज सेमी कंडक्टर नहीं है ये बाबू, ये है सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर में फायरिंग एंगल दिया गया है, फायरिंग एंगल को अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, एक्सटिंक्शन एंगल बीटा दिया गया है 110 डिग्री। तो ईच एस का तो इसी तो सिंपल सी चीज़ है। अब एस का जो कंडक्शन एंगल होता है वो होता है, अगर सेमी कन्वर्टर की बात करें, वो होता है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर वहीं फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन एंगल निकालना है, वो आता है 120 डिग्री, वो आता है, सॉरी 120 नहीं, वो आता है बीटा एक्सटिंक्शन एंगल माइनस 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, वो आ जाएगा 110, सॉरी एक्सटेंशन एंगल 110, ये आ जाएगी वैल्यू 50 डिग्री। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो लोड है उसमें एक्सटिंक्शन एंगल पूरा 180 डिग्री पे है, यानी आपका करंट पहले ही डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो आपकी डायोड कंडक्ट करती है पूरा कंप्लीट 120 डिग्री तक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कांस्टेंट करंट डिलीवर कर रहा है लोड को, तो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। तो सोर्स करंट की जो वेव फॉर्म होएगी जी, अगर हमारा आउटपुट, अगर हमारा ऐसे है तो इनपुट करंट हमारा ऐसे आएगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0 और आरएमएस वैल्यू वही रहेगी 10। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बस सिंपल। अब ये स्टेप डाउन चॉपर दिया गया है, सिंपल सा होता है हमारा स्टेप डाउन चॉपर, ये देख सकते हैं आप ऐसे करके। यहाँ एक स्विच होता है, यहाँ पर एक डायोड होती है उल्टी, यहाँ पर एक इंडक्टर है और एक मोटर दी गई है इधर की, वो फीड कर रही है, मतलब मोटर में फीड कर रहा है चॉपर, इसकी वोल्टेज Vs है। तो इसमें जब स्विच ऑन होगा तो वही राइज टाइम है हमारा, जो इसने TR दिया गया कि भाई करंट इंक्रीजेज फॉर द टाइम TR। तो उस समय जब ये स्विच ऑन होगा तो हमारे आउटपुट की वैल्यू जो होगी वो होगी Vs, क्योंकि निकालेंगे। अब आउटपुट इसको लिख सकते हैं ना हमारा, उसकी वैल्यू होगी Vs। उसके बाद अगर इसको स्विच को यहाँ से ऑफ कर दिया गया तो फ्री व्हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस समय वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होगी वो होगी 0। ये टी ऑन के टाइम है, मतलब टी ऑन से बढ़िया ज़्यादा इसमें अच्छा शब्द इस क्वेश्चन के हिसाब से टी आर के टाइम। टी फॉल के टाइम में वोल्टेज रहेगी 0, क्योंकि फ्री व्हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब टी 0 वाला टाइम है, यानी कि रिमेन 0 फॉर,
तो यानी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वी आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बी, वी आउट इक्वल टू ई बी। तो इससे अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन निकाले तो वी एस इंटू टी आर प्लस वी आउटपुट इंटू ज़ीरो, या इसको ज़ीरो ही कर देते हैं, ज़ीरो इंटू टी एफ प्लस ई बी इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाय टी आर प्लस टी एफ प्लस टी ज़ीरो। तो आंसर आ गया वी एस टी आर प्लस ई बी टी नॉट बाय टी आर प्लस टी एफ प्लस टी ज़ीरो। ये हमारा आंसर आ गया। बस कौन सा आंसर होगा इसका, ये रहा। अब ये दिया गया है कि इन अ सिंगल फेज इन्वर्टर यूजिंग सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑफ दैन। तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि जब भी हम सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस फॉर्म में आती है, कुछ इस टाइप से। ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू समथिंग पाई बाय टू, ये होती है पाई बाय टू माइनस टी, ये होती है पाई बाय टू प्लस टी। तो इस टाइप से अगर इसका फोरियर सीरीज निकालते हैं तो ए एन की जो वैल्यू आती है वो आती है 4 Vs बाय एन पाई साइन एन डी इंटू साइन साइन आती है एन पाई बाय टू। तो इसके बाद और बी एन जो रहता है वो ज़ीरो हो जाता है इस केस में ऑड वेव सिमेट्री से। तो इसके बाद जो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो निकल के आती है वो आती है सिग्मा एन इक्वल टू 135 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ए एन साइन एन ओमेगा टी। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 4 Vs बाई एन पाई साइन एन डी साइन एन पाई बाय टू और साइन एन ओमेगा टी। अब इसको आप अगर इसमें देखिए, अगर हार्मोनिक टर्म्स में हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है यूजिंग, मतलब अगर उसकी पल्स विड्थ ये क्या रखें कि जिससे कि nth हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाए। तो अगर ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाए, अगर साइन एन डी हमारी पाई के इक्वल हो जाए, साइन पाई ज़ीरो, तो हमारी nth हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से एन डी ये मतलब ये हो जाए साइन एन डी हो जाए ज़ीरो, तो एन डी की क्या वैल्यू आएगी पाई, डी की वैल्यू आएगी पाई बाय एन। हमारी पल्स विड्थ कितनी थी 2D, तो 2D की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय एन। इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक्चुअल में बड़ा जल्दी में सॉल्व किया है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं थी, लेकिन आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से फोरियर सीरीज़ को। तो ये आप देख सकते हैं कि टू एलिमिनेट nth ऑर्डर हार्मोनिक द पल्स विड्थ शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय एन। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, एन्जॉय।